आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है एंजाइटी और आयुर्वेद। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि एंजाइटी ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और कभी कभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ जाता है कि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, जर्नलाइज्ड डिप्रेशन, ये सब में फर्क क्या है। तो किसी और टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सब में बेसिकली कैसे थोड़े बहुत जो है डिफरेंसेस निकाला जाता है ताकि आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते समय काफी इजी हो। आज आपके सामने जो केस प्रेजेंटेशन है ये एक पेशेंट का है जो 28 ईयर का है। वो हमारे पास एज अ पैनिक डिसऑर्डर करके आया था और उसे हमने किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, किस तरह से वो इम्प्रूव हुआ विद इन 1 मंथ, अभी भी ऑन प्रोग्रेशन है। लेकिन हम इस केस स्टडी से ये सीख सकते हैं कि कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंजाइटी की रिकवरी में। और दूसरा जो ऐसा मानता है कि आयुर्वेदिक के अंदर बिना किसी कॉन्सेप्ट के बस खाली ब्राह्मी और खाली ज्योतिषमती या खाली हम जो है शतारी और अश्वगंधा यूज करके जो है हर पेशेंट को वैसे ही ठीक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर के अंदर थोड़ी थोड़ी वैरायटी होती है। तो आज के केस प्रेजेंटेशन में हम खाली एक ही एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि कैसे वातज प्रकृति वाले के अंदर, यानी वातज प्रकृति का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एंजाइटी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और ऐसा सेपरेट करने का क्या रीजन है, किस तरह से ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात एंजाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइटी और नर्वसनेस ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि कब बीमारी बोला जाता है और कब जो है नॉर्मल बोला जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर हम एक सिंपल लैंग्वेज में वो कंडीशन बोल सकते हैं कि जहां बिना थ्रेट के भी देयर इज अ फियर ऑफ डेंजर, यानी बिना किसी कॉज के, बिना किसी कारण के आदमी खुद ही किसी चीज से डर रहा है या उसको बार बार वो जो है एपिसोड आ रहे हैं कि जिससे उसमें घबराहट हो रही है। वी कॉल इट एज एंजाइटी अटैक। तो एंजाइटी अटैक, कभी कभी पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक, ये तीनों वर्ड जो है आपस में मिक्सअप करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ कैसे रोल प्ले करती है, तो सबसे पहली बात हमें हमेशा देखना पड़ता है कि हमारे सामने आया हुआ जो पेशेंट है, यानी कि जो हमने आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट लेने आ रहा है, वो किस नेचर का है। आपने पढ़ा होगा कि आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर जब हम कहते हैं, हम मानते हैं कि वातज और पित्तज प्रकृति के जो मन होते हैं, ये एक इस तरह से बनावट होती है कि इनको जो है एंजाइटी डिसऑर्डर थोड़ी जल्दी होती है और कफज प्रकृति को एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ही कम होती है। और होती भी है तो वो टेम्पररी होती है, चली जाती है। और इन अदर कंडीशन कि वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करने पे भी निकल जाता है, यानी कि 1 या 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट करो प्रॉपर कॉस्ट पॉइंट करके, काफी अच्छा जो है ये निकल जाता है। जो स्ट्रगल करते हैं, जो नहीं निकल पाते, या जो ऐसा मानते हैं कि वो दवा लेते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन वापस से ट्रिगर फैक्टर होना स्टार्ट होता है, मोस्ट ऑफ देम का नेचर जो है वातज और पित्तज प्रधान ही होता है। उसमें से वातज ही सबसे ज्यादा। तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन है कि वातज प्रकृति के अंदर सिंस पहले से ही वात बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों की ओज बहुत कम होती है। यानी वातज प्रकृति वाले को अगर ध्यान दिया जाए तो हम पहले भी जो है ग्रंथ में पढ़ा करते थे कि वो काफी चंचल होते हैं, किसी डिसीजन को बहुत जल्दी से ले लेते, किसी डिसीजन को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि फ्रेंड्स जल्दी नहीं बना पाते, जल्दी नहीं टिकता। लेकिन इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ना सेंसिटिव पर्सनालिटी कहते हैं। यानी कि आज के तारीख में या आज के टाइम पे सेंसिटिव पर्सनालिटी या हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी की जो किसी छोटे छोटे चीज में भी जो है कुछ न कुछ अजीबो तरह से सोचने का जो है एक तरह से हैबिट्स रखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो सेंसिटिव हैबिट फॉर्मिंग जो एक वातज प्रकृति का एक सेल्फ एक नेचर होता है, वही जो है इनको सबसे ज्यादा लाइबल बनाता है कि इन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर इस तरह से होती है कि इनको रिकवर होने में बहुत तकलीफ होती है। इनके सिम्टम्स जो है बहुत जल्दी जाते नहीं है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेशेंट के अंदर ऐसी क्या सिम्टम थी जो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके चला। तो जैसे जैसे सबसे पहली बात हमने बात किया है कि वातज प्रकृति, वातज प्रकृति को जो है जैसे क्वेश्चंस के ऊपर ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर इस पेशेंट के अंदर तीन ही क्वेश्चन पे हमने पिक किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेशेंट को जो है बहुत ही ज्यादा
उष्ण चीजें पसंद है, शीत चीजें बहुत पसंद नहीं है। इवन वो क्लिनिक में मेरे सामने आके बैठा था, जबकि काफी उस समय ह्यूमिडिटी थी, तो भी वो बोला कि नहीं, पंखा बिल्कुल बंद करो, पंखा सहन नहीं होता, एसी सहन नहीं होता उसे। वो कुछ ठंडा चीज पिए तो उसको जो है काफी अग्निमंद की सिम्टम्स वगैरह चालू हो जाते। तो ये जो सिम्टम्स है कि जो है किसी कोल्ड चीज से के एक्सपोजर से जो है बिल्कुल भी जो है आपके सिम्टम्स जो है बिल्कुल भी सहन नहीं होते। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नींद बरोबर नहीं होना, नींद प्राकृत नहीं होना। जैसे वर्षा ऋतु चालू है, इस ऋतु में जब वो आया था, शीतकाल है, तो ऐसे शीतकाल में उसका जो नींद है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इनको जो है सोने के लिए एक वार्म टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर एक जो है हीट जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए, तभी ये सो पाते। वरना आप बहुत बार देखोगे कि वातज प्रकृति वाले को जो है ये सीजन खास करके वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में शीत होने के कारण, एटमॉस्फेयर कोल्ड होने के कारण जो है वो उनको काफी नींदें अच्छे से नहीं आती। तो ये वातज प्रकृति को पहचानने का तरीका है कि ऐसे प्रकृति को या ऐसे चीजों को हमेशा जो है स्नेह से चिकित्सा करते रहना चाहिए ताकि इन्हें सिम्टम ना हो। लेकिन अगर पर्सन के अंदर यानी कि एंजाइटी का कोई एक एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, आपकी नेचर, आपका फूड, आपकी लाइफस्टाइल और प्लस ये सब पे आपके अंदर एक ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि जहाँ एक जो बैड थिंकिंग या हम ऐसा बोलते हैं कि एकदम रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर जाए, तो वहां से ही एंजाइटी डिसऑर्डर के जो है एक तरह से स्टार्टिंग पैटर्न स्टार्ट होते हैं। तो हम इसे मान के चलते हैं कि वातज प्रकृति के अंदर ये इम्पोर्टेंट काफी होता है कि उनके ओज को बचाए रखना है। यानी कि जब हम बात कर रहे थे कि ओज क्षय का लक्षण देखो कि ओज के कारण क्या है। वातज प्रकृति के अंदर ओज यानी कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ जो है ये सत्व गुण यानी कि आपके मानसिक सत्व गुण के ऊपर डिपेंड होता है, और वो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है ओज की चिकित्सा। यानी एंजाइटी के अंदर ओज की चिकित्सा अगर आप नहीं करें तो आप कहीं भी आसपास भी नहीं हो किसी एंजाइटी को रिकवर करने में। यानी कि किसी भी पैनिक डिसऑर्डर या किसी भी डिजीज के अंदर ये आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओज क्षय के लक्षण क्या है। हमारे पेशेंट के अंदर आप देखोगे कि अभिघात, क्षय, कोप, शोक, ध्यान, क्षम और क्षुधा ये कॉज होते हैं। और क्या होगा अगर इसमें से 2 या 3 कॉज एक साथ आ जाए। अब इसमें जो हमारे पेशेंट के अंदर कॉज था वो था पॉइंट नंबर 5। यानी पॉइंट नंबर 5 को आप ध्यान दो कि ध्यान। यहाँ ध्यान का मतलब ये नहीं है कि कोई समाधि लगाना या किसी प्रकार का मेडिटेशन करना। यहाँ ध्यान का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज के ऊपर बार बार सोचना जिसका कोई एक या तो मतलब नहीं है या तो वो कई चीज इंफॉर्मेटिव नहीं है। और यही बात होता है कि अति चिंतना यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर या किसी विषय के ऊपर अति चिंतन करना, ये रस व स्रोतस के दुष्टि कारण का है। रस का क्षय होता है और उसी तरह से ओज का क्षय होता है। यानी इनडायरेक्टली पूरे बॉडी के अंदर जो ओज बनता है वो आपके रस धातु के द्वारा पूरे धातु की जो एक तरह से हम कहते हैं कि निर्मित होने के बाद होती है। इसलिए आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है यानी कि आपका ब्रेन किसी चीज को कैसे टैकल करता है या आपका ब्रेन किसी सिचुएशन को कैसे डील करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि पेशेंट का ओज कितना है, ओज कितना अच्छा है। और वातज प्रकृति पेशेंट का ओज अगर उसके आहार के अंदर स्नेह नहीं रहे तो हमेशा ना वो डगमगाया हुआ रहता है। ये आपको समझनी में है। यानी कि आपको जब भी कभी वातज प्रकृति का पेशेंट दिख जाए, आपको ये चीज समझना है कि क्या उसके खाने में स्नेह है कि नहीं। यानी अगर आज के तारीख में ये पेशेंट मेरे सामने आता है वातज प्रकृति का और मुझे एंजाइटी ट्रीट करना है, तो अगर मैं देखूंगा कि डाइट में उसके स्नेह है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल है ये लोग को रिकवर करना। क्योंकि खाली मेडिकेशन से ये आपका टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। इसलिए बात यह है कि अगर मुझे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मुझे उसके डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा चीज बढ़ाना होगा जो ओजवर्धक होगा। और घृत को सर्वश्रेष्ठ ओजवर्धक कहा गया है या स्नेह को ओजवर्धक कहा गया है, और वो हमें खाली घृत फॉर्म पे मिलता है। तो जिसके डाइट में खास करके ये कफज प्रकृति के लिए लागू नहीं होता, लेकिन वातज प्रकृति वाले पेशेंट अगर अपने नेचर वाले पर्सन अगर अपने आहार में नित्य कोई स्नेह नहीं रखता, तेल नहीं रखता, घृत नहीं रखता,
तो ऐसे लोग में जैसे कि आजकल ट्रेंड चालू है कि हम जो है घी नहीं खाएंगे, घी अच्छा नहीं मिलता, भले तेल खा ले जो कितना भी खराब हो। तो ऐसे में आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये एक कॉज है, यानी कि बिना स्नेह के धातु में जो है ओज नहीं बन सकता। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये है कि एंजाइटी के अंदर होता क्या है, सिंपल है। एंजाइटी के अंदर पूरा का पूरा खाली ओज क्षय है। क्यों? क्योंकि ओज ही कफ है, यानी कि प्रसाद बुध भाग कफ है जो आपके बॉडी को नरिश लगता है। और बॉडी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी जो है ये ओज के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे आपके बॉडी के अंदर कफ की कमतरता होती जाएगी, क्यों? क्योंकि अति चिंतन से और एक्सेसिव थॉट से हमेशा वात ही प्रकोप होता है, और वो हमेशा कफ को स्नेहित यानी कि उसका क्षय करता है आपके बॉडी के अंदर। और उसमें दो ही पॉजिटिव फैक्टर यानी कि दो ही पैथोलॉजी बन सकती है, या तो वात पित्त के साथ प्रकोप करे, या तो पित्त अपने साथ प्रकोप यानी कि अकेले प्रकोप हो। ये मैं कैसे डिसाइड करता है, ये बहुत सिंपल है। हम हमेशा पेशेंट को ये पूछते हैं कि जब भी आपको एंजाइटी आता है तो इसमें फैक्टर क्या होता है। तो कई बार एंजाइटी के आपको ऐसे फैक्टर मिलेंगे कि एंजाइटी के अंदर अचानक कुछ सैड न्यूज सुन लिया, यानी कि सडनली न्यूज सुन लिया कि किसी को हार्ट अटैक आया है और फटाक से जो है एंजाइटी सिम्टम चालू हो जाती है। या हम सुनते हैं कि कोई कोविड से ऑफ हो गया और सडनली जो एक पैटर्न बना के जो है सिम्टम स्टार्ट होता है। तो हमेशा हम ये मानते हैं कि जो डर वाला है, भय वाला है, जिसमें जो पेशेंट जो है 24 आवर जो है कंटिन्यूस फियर फैक्टर में होता है, वो ज्यादा करके वात प्रकोप होता है। और वो एंजाइटी डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट को गुस्सा ज्यादा आता है, क्रोध ज्यादा आता है, पेशेंट जो है पूरे बॉडी में जो है गर्म फील करता है। और बहुत सारे लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट होता है फीवरिश फील से, यानी फीवरिश फील होगा, फिर अचानक ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, पाल्पिटेशन होने लगेगा। और ये एपिसोड जो है पूरा का पूरा 3 से 4 मिनट तक जो है चलता रहता है। तो सिम्टम को देख के हमेशा हम मानते हैं कि वात या पित्त किस प्रधान का है। थोड़ा सा मेडिसिन खाली बदलता है कि वात प्रधान हो तो वहां अभ्रक ज्यादा यूज करें, पित्त प्रधान हो तो मौक्तिक जैसे शीतकल्प, मिद्धकल्प का ज्यादा उपयोग करें। लेकिन दोनों कल्प जो है एक तरह से आपके बॉडी के अंदर स्नेह यानी कि ओज को बढ़ा सकते हैं। अब हम इतने देर से कब से ओज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो सारांश है यानी कंक्लूजन है वो ये है कि आपका पेशेंट अगर ओज बढ़ाया नहीं है, यानी कि आपने अपने डाइट के अंदर कोई भी जो है ओज बढ़ाने वाली चीजें नहीं सोची है, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। यही रीजन है कि आयुर्वेद के अंदर हम किसी भी एंजाइटी या डिप्रेशन पेशेंट को जो है ना इरिटेट होके छोड़ते हैं। इरिटेट होके इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप देखोगे कि आपका जटामासी ब्राह्मी अकेले नहीं काम कर पाता। इसलिए नहीं काम कर पाता है क्योंकि मेडिकेशन का यहाँ रोल खाली 30% है। 30% जो रोल है वो आपके आहार का है, मतलब 60% तो आपको जो है आहार और मेडिकेशन। फिर जो 40% आता है वो आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी वो भी एक ओज की चिकित्सा है। हम आगे बात करेंगे किस तरह से। तो तीनों का जब मिक्सचर एक साथ स्टार्ट होता है तो ही जाके वो किसी चीज को टैकल कर पाता है। यानी कि इसमें भी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ही दूंगा, कि जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी के मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। लेकिन खाली दवा देते रहे और उसको बोलो कि अरे हम तो दे रहे हैं, आपका नहीं काम कर रहा है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, वैसा क्यों सोच रहे हो, ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है। हमेशा आपको याद रखना पड़ता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ता है, क्योंकि वही पेशेंट को फिलअप कर पाती है या पेशेंट को बाहर निकल पाती है। अब एंजाइटी और स्ट्रेस में फर्क क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर और स्ट्रेस में एक ही सबसे बड़ा फर्क जो है कि एंजाइटी जो है ये कभी भी बिना ट्रिगर के स्टार्ट्स होते हैं और 24 आवर बने रहते हैं। अगर 24 आवर बन गए तो अफकोर्स वो पैनिक डिसऑर्डर होगा। लेकिन दोनों में जो शॉर्ट टर्म का फर्क ये है वो है कि स्ट्रेस किसी एक पॉजिटिव फैक्टर से आता है, और जो एक नेचुरल होता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम थिंक कर सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेस आना एक नॉर्मल है। सी स्ट्रेस आना इज वेरी नॉर्मल थिंग, ये हमारा नेचर है। और स्ट्रेस आना यानी कि इट इज अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और वो आने के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका अप्रोच क्या होता है। किसी स्ट्रेस के अंदर नेगेटिव अप्रोच रखना एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ाता है, बिकॉज धीरे धीरे उस पैटर्न को बढ़ाएगा। जैसे आज हम अपने केस में देखेंगे कि उसने क्या अपने नेगेटिव पैटर्न को बढ़ाया।
और एंजाइटी अटैक यानी कि वही नेगेटिव पैटर्न को रिपीट 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 करते रहना। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि सीबीटी क्यों जरूरी है, क्योंकि मेडिकेशन के साथ हमको उस पेशेंट के उस थॉट को पकड़ना पड़ता है जहां से वो चालू हुआ। हमारे क्लिनिक के अंदर करंटली जो है 7 to 8% है, लेकिन पिछले भी जितना भी हमने पेशेंट को ट्रीट किया, बिना पॉजिटिव फैक्टर के ढूंढे आप किसी भी एंजाइटी को ठीक नहीं कर सकते। तो यही बात है कि किसी चीज एक फैक्टर है जहां से ये पूरी स्टोरी चालू होती है। अब हमारा केस प्रेजेंटेशन देखिए कि ये केस इसलिए 1 महीने में मैंने प्रेजेंट किया कि नॉर्मली 6 to 7 मंथ तक मैं किसी पे एंजाइटी पेशेंट को नहीं छोड़ता, ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखते हैं। बट ये पेशेंट को ज्यादा ही जल्दी रिस्पॉन्ड किया, इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर एक जो है अलग सा बना कि पेशेंट जो है एज 28 ईयर और जो प्रॉपर वातज पित्तज जो है एक तरह से प्रकृति का है, वेब डिजाइनर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके स्लीप पैटर्न देखो कि 3 AM to 9 PM, यानी रात को जो है एकदम लेट नाइट 3 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है। अब इस चीज में जो नोटेबल फैक्टर था, जो इसका सिम्टम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि ऑलरेडी इस पेशेंट को 24 आवर हेडेक होता है, जिसे कोई माइग्रेन हेडेक और कोई इसे टेंशन टाइप हेडेक कर रहा है, जो 3 ईयर से है। और इवन इतना होने के बाद भी वो काम करता है। सी देखो, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर जब मैं हर बार पीछे भी जो बोला हूँ कि टेंशन टाइप हेडेक का पहचानने का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम मतलब ये है कि हेडेक होने के बाद भी वो पर्सन 24 आवर काम करते रहता है। आप माइग्रेन पे ये नहीं कर पाओगे। माइग्रेन पे आपका जैसे जैसे माइग्रेनियस अटैक बिल्ड होते जाता है, वैसे वैसे ही जो है पेशेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। एकदम जो है फोटोफोबिया फोनोफोबिया होना स्टार्ट होता है, अंधेरा ढूंढता है, कहीं शांत जगह ढूंढता है, बैठ जाता है। टेंशन टाइप हेडेक वाले सिर दर्द करता रहेगा, सब करता रहेगा और काम करते रहेंगे। सेकेंड, फियर ऑफ समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, मतलब ये सबसे मोस्ट कार्डिनल सिम्टम है एंजाइटी का। डिप्रेशन अलग, और ये सबसे अलग ही वर्ड, यही वर्ड जो है हमके सेपरेट करती है कि 24 आवर ये सोचना कि मैं बाहर निकलूंगा, बस नहीं मिलेगा, लेट हो जाऊंगा, लेट नहीं होगा, वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये कंटिन्यूस हम लोग बोलते हैं कि एंजाइटी पैटर्न, यानी कि ब्रेन को एक ही पैटर्न पे जो है कंटिन्यूस कंटिन्यूस ट्रिगर करना। ये हुआ सेंसिटिव, यानी कि अपने आप को सेंसिटिव बनाना। थर्ड सिम्टम, पाल्पिटेशन, कुछ भी न्यूज सुना पाल्पिटेशन, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, और इरिटेशन ऑफ वॉइस। ये सिम्टम सुन के ऐसा आपको लगेगा एक झटके में कि ओज क्षय के लक्षण तो मिल ही रहे, लेकिन रस क्षय के लक्षण सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रस क्षय का लक्षण ही चिंतनात् अति चिंतनात् मतलब चिंतनात् है, कि अति चिंतन करना ही जो है एक तरह से वात प्रकोपित करता है, ओज क्षय करता है, और आपके मेंटल स्ट्रेंथ को और वीक बनाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखो कि एंजाइटी वाले जो पेशेंट है, इसके ऊपर कभी कभी एंटी एंजाइटी मेडिसिन और डिप्रेसिव मेडिसिन तो नहीं ही काम करती। और बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है, वो ऐसा कहता है कि मैंने जैसे डिप्रेशन की दवा ली और उस तरह से मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हुआ। क्यों? बिकॉज ऑल दिस मेडिकेशन इज स्टॉपिंग द थॉट्स। वो खाली थॉट स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ को बनाना अल्टीमेटली एक टाइम मतलब अपने आप में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है। मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि इस एंजाइटी पेशेंट के अंदर अगर मुझे सबसे पहला फैक्टर कुछ करना है, वो ये है कि इसके अंदर यानी इसके पूरे दिन में आने वाला वो हेतु जो वायु को प्रकोपित करता है, उसको तो पहले मुझे हटाना है। तो पहला तो ये वात प्रधान है, इसलिए मुझे फोर्थ में देखो स्नेह रहित आहार, यानी इसके खाने के अंदर कुछ नहीं है। मैं पूरा दिन जब उसको पैटर्न फॉलो किया तो मैंने यही देखा कि सुबह स्नैक्स में भी जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहा है। किसी ने उसको बोला कि एंजाइटी है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना चालू करो। दोपहर को खाली जो है अच्छा फुल मील किया करो, लेकिन उसमें भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जंक फूड्स वगैरह ज्यादा रहते हैं। शाम के टाइम पे भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं। तो ऑल इन ऑल खाने के अंदर कहीं स्नेह नहीं है, यानी कि कहीं रुद्ध पान नहीं है, कहीं जो एक तरह से कहते हैं कि बॉडी के अंदर जाने वाला कुछ कफ प्रकोपक जो है प्रसाद भूत भाग बनने वाला कुछ अच्छा तेल आहार नहीं है। तो इस पेशेंट के अंदर तो जैसे मैंने पहले बताया कि वातज प्रकृति के अंदर खाने में स्नेह नहीं है, ये पेशेंट कंटिन्यूस स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत थकावट फील करते हैं, कभी फ्रेश फील नहीं करते, 24 आवर इनको बॉडी पेन बना रहता है, 24 आवर जो है इनको हेडेक बना रहता है। और टेंशन टाइप हेडेक का भी ट्रीटमेंट ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो
दूसरा पॉइंट, रात्रि जागरण, क्योंकि 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जागना वात पित्त के प्रकोप को जो है वर्धन करता है। तो इसलिए ये हेतु बंद करना ही पड़ता है किसी को, अगर हमें जो है एंजाइटी से बाहर निकालना है। थर्ड पॉइंट कि 70 मतलब पर डे, यानी कि 7 चाय पर डे, ये बहुत ही ज्यादा है। ऑफकोर्स वो इसलिए पीता है क्योंकि वातज प्रकृति वाले पेशेंट को हमेशा आप देखोगे चाय ना बहुत ज्यादा पसंद रहती है, बहुत ज्यादा। उसका रीजन भी यही होगा क्योंकि वो उष्ण है काफी, और वो पूरे दिन में जब भी वो पीते रहते हैं उनसे उससे उनको थोड़ा सा उष्णता मिलता है, अच्छा लगता है। पर ये पित्त प्रकृति वाले नहीं पी सकते। तो कभी कभी चाय ये चीज है, ये मुझे काफी हद तक पहचानने में मदद करता है कि नहीं, ये पेशेंट जो है वातज प्रकृति का हो सकता है, अगर वो लीन हो। क्योंकि वातज और कफज वाले ये चाय को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, पित्तज बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो तो पिएगा भी नहीं इसको। और फिर आता है फोर्थ पॉइंट कि रुक्ष पदार्थ, यानी कि जैसे वही बताया कि सुबह से ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स वगैरह एकदम शॉर्ट शॉर्ट स्नैक्स, और उसमें कुछ भी स्नेह नहीं। तो यही कॉज है कि ओज क्षय होना इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमने इसका सीबीटी स्टार्ट किया तो पैनिक डिसऑर्डर यानी सिम्टम्स तो इसको 3 साल से, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर यानी कि इसका जो सिम्टम्स है वो ये है कि इसे फील होता है कि जैसे सडनली इसके हेड में ब्लैकआउट हो रहा है, 24 आवर डिजीनेस बना हुआ है, और ये अचानक कहीं गिर जाएगा। अब ये कहीं गिर जाएगा, इसी फियर को उसने दिमाग में बिठा लिया। काफ़ी दिन हो गए, वो बता रहा था कि उसने ट्रेन ट्रैवल नहीं की, इसलिए ट्रेन ट्रैवल नहीं की क्योंकि वो सोचता है कि ट्रेन ट्रैवलिंग करूँ तो उसको चक्कर आ जाएगा, और गिर जाएगा तो कौन उठाएगा? मैं स्टेयरकेस पे चढ़ रहा हूँ, चक्कर आ जाएगा तो कौन गिराएगा, उठेगा और गिराएगा? तो ये जो फ़ोबिया है, और फ़ोबिया नहीं, हर बार आती है, यानी कि डिज़ीनेस फ़ील करना 24 आवर, बट एक भी एपिसोड ऑफ फॉल नहीं है। ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ ऑलरेडी 24 आवर एंग्जायटी अटैक, यानी कि पैनिक डिसऑर्डर में पेशेंट पहले से ही है। उसको छोड़ के अब ट्रैवल कर रहा है, यानी कि जो कांदिवली से कुर्ला ट्रैवल कर रहा है, पूरा का पूरा बस से। बस में भी उसको जो है फ़ियर्स आते हैं कि उसको मोशन आ जाएगा, ये चीज़, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बट ऑल इन ऑल कि ये इंटरप्रेटेड कर रहा है कि देयर इज़ ओनली वन थिंग व्हिच इज़ ट्रबलिंग हिम, कि वो डिज़ीनेस, यानी कहीं गिर जाऊँगा। तो कहीं गिर जाऊँगा, ये कॉन्फिडेंट ना होना, ये भी ओज क्षय का लक्षण है। इसके ऊपर जो इसको रिकरेंट ट्रिगर कर रहा था वो ये कि उसकी जो फियांसे है, उसके फ़ोन पे कभी भी किसी का कॉल आता है तो वो ऐसा उसके ऊपर सस्पेक्ट करता है कि नहीं, इसका कोई जो है सेकंड जो रिलेशनशिप चालू है, और उससे उसका लेके झगड़ा काफ़ी होता है। और ये झगड़े के बाद उसने ये बोला कि उसको जो है ये डिज़ीनेस वाले सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे। अब ये ऑफ कोर्स जैसे मैंने वही बताया, सीबीटी में ये दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि कैसे ये दोनों पॉइंट से पेशेंट को बाहर निकाले, कैसे उसको कॉन्फिडेंट में दे कि नहीं, आपके जो फेलो पार्टनर्स है उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका जस्ट एक थॉट है कि आप डेली उसके ऊपर शक कर रहे हो, और इसीलिए आपका जो है शक जो है काफी जो है बड़े जो है ट्रिगर फैक्टर में बढ़ रहा है। तो ये बात है कि उस चीज के ऊपर वर्कआउट करके सीबीटी में हमने उसको समझाया, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते समय आप फिर देखोगे कि कॉग्निटिव, व्हाट इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज डोंट कंक्लूड, मतलब इस पेशेंट के अंदर एक ही उसको चीज समझा है कि डोंट कंक्लूड ऑन अ टॉपिक वेयर देर इज अ नो इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें पता है, उसे पता है कि उसकी जो पार्टनर है वो कॉल पे बात करिए, पूरे दिन बात करिए, अब तो सी है वो पूरा दिन बात करेगी, लेकिन हर कॉल पे सस्पेक्ट करना, इट इज मेकिंग योर ब्रेन गोज इनटू द नेगेटिव पैटर्न। और जितना जितना हम उसको रोज सस्पेक्ट करेंगे या उसके ऊपर ये करेंगे, रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा, उससे फिर से ये ट्रिगर होगा। तो इसलिए हम सीबीटी क्यों करते हैं? बिकॉज फर्स्ट देर इज अ थॉट, यानी सबसे पहले उसने सोचा कि उस फीमेल, यानी कि मेरी पार्टनर ने किसी से जो बात कर रही होगी, फिर उसको फीमेल मतलब फीलिंग, यानी कि उसको फील कर रहा है वो कि वो बात कर रही होगी। ऑफ कोर्स देयर इज नो वन कि उससे बात नहीं कर रहा है, वो आगे सामने भी बोल रही है कि नहीं, मैं किसी से नहीं बात करती हूँ, खाली क्लाइंट होता है। बट वो फीलिंग जब स्ट्रांग होता है, दैट कम्स टू द बिहेवियर, यानी कि ये जितने भी सिम्टम्स उसके हैं, खास करके 24 आवर डिजीनेस, दिस इज ऑल ड्यू टू बिहेवियर। तो कोई भी एंजाइटी, कोई भी डिप्रेशन, बाइपोलर, मैनियक, स्किज़ोफ्रेनिया, सबका रूट एक ही है कि देयर इज अ थॉट, और हर थॉट के ऊपर देयर इज अ फीलिंग, एंड देयर फीलिंग के ऊपर बिहेवियर। तो हमें जब सीबीटी देना होता है, हमें ये सोचना होता है कि वो जो थॉट है उसको इंफॉर्मेशन दो,
और उसे जो है फीलिंग में कन्वर्ट मत करो, तो अपने आप बिहेवियर यानी सिम्पटम में नहीं होगा। यानी डोंट मतलब स्टॉप कर दो सस्पेक्ट करना। कॉन्फिडेंट रहो कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है। सो अपने आप जो है आधे ट्रिगर अटैक यानी कि डिजीनेस चीजें चली जाएगी और सिम्टम्स धीरे-धीरे कम होगा। बट इट टेक्स टाइम, यानी कि ये इतना ईज़ी नहीं है, बट ये भी ओज क्षय की चिकित्सा है। ओज क्षय के अंदर जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लॉन्ग पेपर में लिखने के लिए कि आश्वासन चिकित्सा दो, तो आश्वासन चिकित्सा तुम्हारे बोलने से नहीं आएगा। आश्वासन चिकित्सा तब आएगा जब आप बैठ के उसका कॉज़ ढूँढ के निकालो और उसके ऊपर वर्कआउट करो। आप रैंडमाइज़ कुछ लेक्चर देते रहोगे, भजन-कीर्तन करते रहोगे, वो सुनेगा ही नहीं। कोई भी आदमी बोलता है नहीं मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ यू आर नॉट अप टू द पॉइंट कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए हमेशा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने भी लोग प्रैक्टिस करोगे, खास करके आप इसको पिकअप करो, बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोग हैं जो सीबीटी बिल्कुल भी नहीं जानते। बट द सीबीटी इज़ अ प्रैक्टिस व्हिच नॉट ओनली गोइंग टू मेक यू इन्फॉर्मेटिव, मतलब इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो आपको बहुत अलर्ट रखता है। लेकिन आपके पेशेंट को रिकवरी में बहुत बेनिफिट करता है। जितने भी सुसाइडल है, जितने भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मैनिएक जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ सीबीटी। तो लोग बोलते हैं कि सीबीटी नहीं ये तो मॉडर्न प्रैक्टिस है, नहीं। आश्वासन चिकित्सा ही सीबीटी की चिकित्सा है और सीबीटी ही है जो आपको एक बाहर निकाल सकती है। तो 40% रोल जो आपके एंग्जायटी या मेंटल डिसऑर्डर से आपको बाहर निकालते हैं, दैट इज़ सीबीटी। अब इसके बारे में पढ़ो। तो हमारे सीबीटी में हम उसको वही प्रैक्टिस कराते हैं, हाउ टू बी लॉयल टू आपके फीमेल को कैसे ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे आपका जो डिज़ीनेस है, वो बिल्कुल डिज़ीनेस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ थॉट, ट्राई टू डील विथ यानी कि डोंट चेज़ द सिम्पटम। एंजाइटी डिसऑर्डर का एक सिंपल फॉर्मूला है, डोंट चेज द सिम्पटम। अगर सिम्पटम को चेज करने जाओगे, सिंस इट इज नॉट देयर, योर सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू फॉर्म द पैटर्न। जितना वो पैटर्न फॉर्म करेगा, जितना वो स्ट्रांग होते जाएगा, उतना तुम्हारा सिम्पटम स्ट्रांग होगा। तो इसलिए लेट इट गो यानी कि डोंट चेज देम, लेट हिम कम आफ्टर यू, उसको आने दो। तो तब हाँ या ना या उसको एकदम एज इट इज लेना, एक्सेप्ट इट कि वो है। धीरे धीरे मंथ बाय मंथ वो अपने आप ही चला जाता है और ये 100% यानी 100% में कहीं पेपर ऑफ एक लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी ऐसा एंजाइटी नहीं है जो नहीं जा सकता। विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट इट इज 100% क्यूरेबल। इवन इस पेशेंट को भी जो भी आता है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर और फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री डिप्रेशन नहीं ठीक हुआ, हमेशा ठीक होता है। बट ये है। दूसरा है ओज क्षय के हेतु को जो है वर्जित कीजिए, यानी वात प्रधान है, उसको 1 और 2 मैं मतलब मैंने तो 3 4 से 6 टीस्पून ऑफ घी पर डे पेशेंट को लेने के लिए कहा है। ऑफ कोर्स टी वगैरह स्टॉप करना चाहिए, टी के बदले उसको दूध में जो है जिंजर डाल के उसको पीने के लिए कहा है। जितने भी ड्राई फ्रूट है उसको जो है थोड़ा कम करके वहाँ जो है खजूर यानी कि डेट्स और दूसरा रेजिन्स यानी कि द्राक्षा, मनुका ये सब उसको जो डाल दिया क्योंकि ये सब वातानुलोमन है, मधुर रसात्मक है, जो है ओजवर्धक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको देना पड़ेगा। प्लस रात्रि जागरण का तो अभी भी वर्कआउट कर रहा है वो, लेकिन अभी भी उसको 1 बजे के पहले अभी भी नींद नहीं आ रही है। बट येस धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि हेतु निकालने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखो क्या है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे मेडिसिन्स है जो वातज प्रकृति के अंदर ओजवर्धन करे प्लस उसके सिम्पटम को टैकल करे। यानी 24 आवर क्रॉनिक जो टेंशन टाइप हेडेक है, ओज क्षय के कारण, तो कौन उसको फुलफिल करेगा? एक ऐसा भस्म जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है यानी कि जो मज्जा और मांसगामी दोनों हो, वो है स्वर्ण भस्म। तो नॉर्मली मैं किसी भी पेशेंट के अंदर एंजाइटी के अंदर स्वर्ण नहीं यूज़ करता। लेकिन सिंस ये पेशेंट को बॉडी एक बहुत ज़्यादा था, मांसगत जो सिम्पटम बहुत ज़्यादा था, लेट नाइट स्लीपिंग ज़्यादा था और जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था। यही रीज़न है कि यहाँ सुवर्ण जो कल्प है, उसे पिकअप करना पड़ा और स्वर्ण सारस्वता रिस्ट ऑफ कोर्स मार्केट में जाओगे तो ₹800 का 450 एमएल मिलता है। तो आप किसी भी कंपनी का स्वर्ण यूज़ कर सकते हो और ये हमें 10 एमएल बीडी में रखा। और इसमें ब्राह्मी का रोल ये है कि ब्राह्मी वात पित्त शामक है। यहाँ जटामासी, वचा नहीं काम करेगा। आपको एक ऐसा कल्प चाहिए जो वात पित्त शामक हो और ब्राह्मी उसमें सबसे श्रेष्ठ है। और सिंस पेशेंट थोड़ा-सा आम है, यानी कि स्टार्टिंग स्वरूप में आम है, इसलिए उसे आरिष्ट फॉर्म पे यानी स्वर्ण सारस्वता रिष्ट दिया।
ये कल्प देखने में रसायन है, अपनी तरह से काम करता है। और जो है एंजाइटी पेशेंट को इसको हम लोग 8-8 9-9 महीने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और इसे भी वापस से एम्प्टी स्टमक जो है एक एकदम प्रातः काल में और एक जो है निशी काल में उपयोग करते हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि इस पेशेंट को प्रवाल और अभ्रक यानी कि एक-एक चुटकी दोनों में से निकाल के, चुटकी में थोड़ा ज़्यादा जा जाता है, यानी कि 250 तक जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 1 मंथ यानी 3 वीक तक तो आप जो है 2 टू 250 मिलीग्राम प्रवाल और अभ्रक यूज़ कर सकते हैं। दोनों वात पित्त शामक और ओजवर्धक है, इसलिए यहाँ उपयोग करा गया है। शतावरी घृत, फिर से शतावरी घृत हमेशा नहीं यूज़ होता। यहाँ ब्राह्मी घृत भी यूज़ हो सकता है, अश्वगंधा भी यूज़ कर सकता है, डिपेंड अपॉन शतावरी पिकअप करने का रीज़न ये है कि मज्जा और मांस गामित्व दोनों चाहिए था मुझे। इसलिए हमने शतावरी घृत का जो है 10 ml बीडी डोज़ में रखा। और शतावरी घृत का नस से, तो नस से किसी भी एंजाइटी पेशेंट के अंदर थोड़ा-सा उसको समझा के, नहीं तो वरना वो थोड़ा हाइपर कॉन्शियस होता है, नस से दे सकते हैं। तो नस से जो है एक फ़र्क जो सबसे बड़ी ये आती है कि उसे स्लीप प्रॉपर आती है। दूसरा कि जो एक्सेसिव थॉट थिंकिंग है, उसमें डील करने यानी टैकल करने में हेल्प करती है। तो ये जितने भी कल्प है ऑल इन ऑल एक वर्ड में वात पित्त शामक और ओजवर्धक, इसमें बहुत कम चेंज होता है, यानी सारोसतारिस तो ऑलमोस्ट मेरे हर एक एंजाइटी पेशेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 3 वीक के बाद किया क्या मैंने? 3 वीक के बाद जब पेशेंट आया हमारे पास, तो वो काफ़ी हद तक सिम्पटम इम्प्रूव था, काफ़ी हद तक। इसमें एक चीज़ जो अभी मैं डिस्कस करने जाऊँगा, वो है रक्त मोक्षण। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन एंजाइटी के अंदर रक्त मोक्षण काफ़ी रैपिड काम करता है। यानी आपको ऐसा लगा कि अरे काफ़ी लोग जैसे मुझे पहले भी कहते थे जब हम पहले प्रैक्टिस करते थे कि आप जो रक्त मोक्षण करोगे, आप तो रक्त धातु का क्षय करोगे, वात प्रकोप करोगे और एंजाइटी आएगा, बट नहीं। रक्त मोक्षण करने के बाद रक्त आश्रित जो वात है, जो सर्वांग आश्रित वात है, जो ही जाके एक तरह से बॉडी वीक यानी वीकनेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो है एक तरह से पाल्पिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, रक्तगत होने के कारण हृदय सिम्पटम्स वगैरह मिल रहा है। इनको 3 वीक जो है घृत पान करा के, शतावरी घृत पान करा के 60 ml का रक्त मोक्षण करा। रक्त मोक्षण करने के बाद जब वो 1 महीने बाद आया, पूरे मतलब 1 महीने के बाद, 24 जो टेंशन टाइप हेडेक था, वो एपिसोड अब खाली उसको वीक में 2 बार ही होता है। मतलब वो इतना फ्रेश हो बोलता है कि वो पीसी के ऊपर जो पहले 2-2 3-3 आवर में इरिटेट हो जाता था, अब वो 8-8 9-9 घंटा बैठ के पूरा का पूरा पीसी एकदम फील करता है। दूसरा कि जो फ़ियर ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, ऑफ़ कोर्स अभी भी वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, डर के मारे, लेकिन उसका काफ़ी हद तक फ़ियर ये रिड्यूस हो गया, 30% काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि उसको जो बार-बार थॉट्स आते हैं, वो बिल्कुल नहीं आ रहे। पाल्पिटेशन टोटली स्टॉप, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस टोटली स्टॉप, इरिटेशन ऑफ साउंड टोटली स्टॉप। यानी जो रस क्षय वाले लक्षण है, वो तो 1 महीने में ट्रीट हो गए। लेकिन जो मज्जा वाले लक्षण है, वो अभी भी 30 और 40% में। तो इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंग्ज़ायटी का जो ट्रीटमेंट है, ये सबसे पहले 6 मंथ चलाइए। मेडिसिन बहुत बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीबीटी आप यानी कि उसको समझाना, उसके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके जो थॉट्स है, उसको बार-बार रीडायरेक्ट करना, ये आपको पर मंथ ज़रूरत पड़ता है। चाहिए तो चार्ज कीजिए, 1000 सब 2000 3000 चार्ज करते हैं। वो हम मुझे लगता है थोड़ा भी आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ेंगे, यू कैन बी अ मास्टर। आप लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हो। सीबीटी बट मस्ट नीडेड, पर मंथ गाइड कीजिए। रक्त मोक्षण हर महीने में आप कीजिए, 60 ml कम है, बट ये चीज़ थोड़ा हमारा पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव, कोई भी चीज़ करने के पहले थोड़ा-सा हमें उसको जो है समझाना पड़ता है कि हम लोग हमें जो है ये क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वरना वो डर जाते हैं। दूसरा कि प्रॉपर घृतपान 8-9 महीने तक घृतपान बिना किसी आगे-पीछे सोचे और नॉर्मल स्लीप, यानी स्लीप नहीं है तो आपको सारोसोतारिस्ट काम करता है, नहीं है फिर भी मेडिकेशन कुछ अलग डालो, बट घृत से ही या स्नेहवर्धक ड्रग से इसका। तो ऑल इन ऑल इसका अभी भी पाथवे काफ़ी लंबा है, यानी 1 मंथ में काफ़ी इम्प्रूव किया, बट होप सो कि आने वाले 5-6 महीने में ये काफ़ी अच्छा रिकवर करेगा। तो ऑल इन ऑल जो हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं एंग्ज़ायटी की या इस केस में देखा, तो अब आपको समझा होगा कि पहला ये चैप्टर क्यों या ये स्लाइड क्यों इम्पोर्टेंट था। क्योंकि वातज प्रकृति के अंदर आहार ओजवर्धक यानी कि बिना घृत पान किए एंग्ज़ायटी रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। हेतु के अंदर वात पित्त प्रकोप कारण जो है
उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट इन लास्ट सीबीटी। तो ये सीबीटी, ओज और जब वातज के कॉन्सेप्ट को आप मिक्स करोगे और फिर इसके बाद आप सोचिए आपको कौन से कल्प लगाने, यानी कि ये बात डिस्कस नहीं है कि कितना हमारे पास चॉइस है। अभी इसमें आप बोलोगे शिरोधारा, यस, लोग हमारे पास शिरोधारा भी करके आए। लोग हमारे पास तक्रधारा, ब्राह्मी घृत का शिरोधारा, घृत नस्य सब करके आए। नहीं आराम मिलता, अच्छा खासा पैसा डल के आए। क्यों नहीं आराम मिलता? बिकॉज़ कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर या कोई भी आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट या उसके डॉक्टर्स कोई भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को टारगेट नहीं करते। और मेरा आज भी ऐसा मानना है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे अगर आप थोड़ा भी फोकस नहीं करेंगे, तो आपको रिकवरी मिलने का चांस खाली 60% होता है। यानी 40% जो है ये ही चीज़ है जो आपको रिवर्स कर सकती है। बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट आश्वासन चिकित्सा, मतलब ओजक्षय के अंदर। तो आई होप सो आप तीनों पॉइंट को, यानी कि सीबीटी प्लस डेली मेडिकेशन यानी कि डेली घृतपान और फिर मेडिकेशन, ये सबको मिला के आपके पास कोई अगर नेक्स्ट टाइम एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है तो आप उस तरह से इसको अप्रोच करके देखो। फिर भी कोई सजेशन या एक्सपीरियंस हो आप शेयर कर सकते हो ग्रुप में। इट्स ऑल योर्स। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।